गाइज, मैं हूं मेंटर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, ADHD है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो सब कुछ आपके लिए है। तो चलिए बात करते हैं आज किन किन लोगों के कमेंट्स को लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं याकूब के कमेंट्स को, उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं बिनीश के कमेंट्स को, फिर हम लेने वाले हैं दिव्या के कमेंट्स को, फिर लेने वाले हैं ममता के कमेंट्स को। अगर कोई कमेंट इस वीडियो में रह जाएगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो फॉलो जरूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए याकूब का कमेंट ले लेते हैं। ये कमेंट है, डॉक्टर साहब नमस्ते, कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में बताएं, कितने लॉस में करवाना सही है। ये बोल रहे हैं, इन्होंने लिखा है रमजान ग्राम से, जिला मेरठ। तो चलिए बात करते हैं कोक्लियर इम्प्लांट। बेसिकली कोक्लियर इम्प्लांट एक टेक्निक होती है उन बच्चों के लिए जिनमें हियरिंग लॉस होते हैं, यानी सुनने की बहुत कमी होती है। यूजुअली अगर उनका हियरिंग लॉस 90 डेसिबल से ऊपर होता है तो उनमें कोक्लियर इम्प्लांट सजेस्ट किया जाता है। लेकिन तब भी आप रिपोर्ट को एकदम से रिलाई करे बगैर हियरिंग एड का ट्रायल ले लें। अगर आपका बच्चा हियरिंग एड लगाने के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपको कोक्लियर इम्प्लांट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हियरिंग एड प्लस स्पीच थेरेपी से काम चलाएं, क्योंकि कुछ लोगों में कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में ये एक सोच होती है, भ्रम होता है कि हमने कोक्लियर इम्प्लांट करा दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। कोक्लियर इम्प्लांट करवाने के बाद आपको स्पीच थेरेपी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लोग चूक जाते हैं, वो कोक्लियर इम्प्लांट करवा लाते हैं और यूजुअली कोक्लियर इम्प्लांट फेलियर में चला जाता है। तो वो फेलियर में ना जाए तो कम से कम आपको कोक्लियर इम्प्लांट करवाने के बाद उसकी रेगुलर मैपिंग करवानी पड़ेगी, रेगुलर आपको थेरेपी करवानी पड़ेगी। ऐसा ही आपको हियरिंग एड के साथ भी करना होगा। अगर आपका बच्चा हियरिंग एड से रिस्पॉन्ड करता है तो कोक्लियर इम्प्लांट की कोई जरूरत नहीं है। हियरिंग एड से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो कोक्लियर इम्प्लांट जरूर करवाइए, ताकि वो एक प्रॉपर उनको हियरिंग मिले, क्योंकि जब तक हियरिंग नहीं मिलेगी तब तक स्पीच नहीं मिलेगा। बट स्पीच थेरेपी दोनों ही केसेस में 80% से ज्यादा रोल प्ले करती है। तो अगर आप कोक्लियर इम्प्लांट करवाते हैं या हियरिंग एड लगवाते हैं, दोनों में से कुछ भी आप करवाएं, 80% काम आपकी स्पीच थेरेपी करेगी। सो स्पीच थेरेपी जरूर करवाएं, हियरिंग एड लगा के या कोक्लियर इम्प्लांट करवा के घर ना बैठें। यूजुअली आपके सवाल का जवाब यही है कि या तो 90 डेसिबल से ऊपर या हियरिंग एड से कोई रिस्पॉन्स ना हो तो आपको कोक्लियर इम्प्लांट करवाना चाहिए। लेकिन किसी भी केस में पहले 6 महीने से साल भर तक हियरिंग एड से जरूर ट्राई करें। और बच्चा जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा अच्छा है कोक्लियर इम्प्लांट करवाने के लिए। बाकी आप अपने फिजिशियन से सलाह जरूर लें जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया है। उनकी आप एक बार आपकी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद वो आपको इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। दूसरा आपका कमेंट हम लोग लेने वाले हैं, ये बिनीश शाहीन का। हेलो सर, प्लीज बताएं कि बच्चा अगर बात नहीं मानता आपकी, बस अपनी मर्जी करना चाहे तो कैसे डील करें। विनीश, अगर वो आपकी बात नहीं मानता और अपनी ही मर्जी चलाता है तो 2 चीजें आपको करनी होती है। एक चीज तो ये कि आप इग्नोर करके अपने काम में लग जाएं और उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल ना दें। दूसरी बात, आप थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको हैंडल करें, उसको नो कहना सीखें। जब तक आप नो कहना नहीं सीखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वहां प्रॉब्लम आएगी। यूजुअली जॉइंट फैमिलीज में ये प्रॉब्लम आती है, जब आप बच्चे को रुला देते हैं किसी बात पर तो कोई और आ जाता है, उसको सपोर्ट करने लगता है, उसको पुचकारने लगता है, उसको प्यार करने लगता है। तो इससे उसको हल्लाशेरी आती है, उसको लगता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है, और उसको सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं। न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है कि मदर ही नाराज करती है, मदर ही मनाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बच्चे ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि बच्चे को जिस चीज के लिए आपको नो बोलना है, स्ट्रिक्टली नो बोलिए, फिर डिविएट मत होइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो बच्चा परेशान होगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते रहोगे, वहां आप मान के चलो कि बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज पे कैपिटलाइज करेगा, वो अपनी मर्जी जरूर चलाएगा। जब आप उसकी मर्जी मानेंगे तो अपनी मर्जी चलाएगा, जब आप उसकी मर्जी मानना बंद कर देंगे तो वो अपनी मर्जी करना भी छोड़ देगा। उसे पता लग जाएगा कि कुछ चीजों में पेरेंट्स मेरी बात मान लेते हैं, कुछ में नहीं मानते। दैट मीन्स पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये बात माननी है, बात नहीं माननी है। तो वो आपके घर में रह रहा है बच्चा, उसे आप ग्रूम कर रहे हैं, वो आपको ग्रूम नहीं कर रहा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग से डिसिप्लिन रहिए। जहां ना कहना है वहां स्ट्रिक्टली, स्ट्रांगली ना कहिए, ऑटोमेटिकली बच्चा सेटल करने लगेगा।
दिव्या, सर क्या ये स्क्रीन की वजह से भी होता है जैसा ये बाय बर्थ होता है, या फिर ये बाय बर्थ होता है जैसे कि आपने बोला ये एडीएचडी और ऑटिज्म में होता है? हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर की बात की थी पिछले वीडियो में। दिव्या ये जानना चाहते हैं कि ये सारे जो डिसऑर्डर हैं ये स्क्रीन टाइम की वजह से आते हैं। यूजुअली ये स्क्रीन टाइम की वजह से ही आते हैं, क्योंकि बाय बर्थ अगर चीजें होंगी यानी क्लासिकल ऑटिज्म होगा उसमें चीजें इतनी इजीली डेवलप करेंगी ही नहीं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म में जब आप थेरेपी देते हैं, आप कई बार क्या होता है कि थेरेपिस्ट इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, थेरेपिस्ट को उतनी नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं आपको सिर्फ रेपिटेशन सिखा देते हैं, तो आपका बच्चा रिपीट करने लगता है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं सीख पाता। सो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे जोर देना बहुत जरूरी है। तो वर्चुअल ऑटिज्म जिसको आप बोलते हैं और मैं बोलता हूं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उन बच्चों में यूजुअली सब चीजें डेवलप हो जाती है और कई बार एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर रह जाता है। तो स्टार्टिंग से ही प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए थेरेपी की कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आए। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। ममता पांडे, मेरा बेटा हैंड फ्लैपिंग बहुत ज्यादा करता है, 4 साल का है, बोलता नहीं है, सिर्फ कुछ वर्ड्स ही बोलता है, सोशल भी नहीं होता है। ममता, मुझे नहीं पता इसकी हिस्ट्री क्या है, आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप थेरेपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो 4 साल का ऑलरेडी हो चुका है सो थेरेपी इज अ मस्ट। आपको थेरेपी के लिए जाना चाहिए, अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। हैंड फ्लैपिंग और दूसरी चीजें जो है ना ग्रेजुअली निकल जाएंगे जब आप पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करेंगे। सो पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करना शुरू कीजिए, उसकी थेरेपी प्रॉपर शुरू कीजिए, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर लीजिए। मैंने आपको इसमें रिप्लाई भी किया, प्लीज कॉल मी एट 8166790299 टू डिस्कस। उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करें ताकि देर नहीं हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप ये देखिए कि आपका बच्चा अब 4 साल का हो चुका है। 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी काफी सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, सब लोगों को बोलता हूं कि 2 से 3 साल का जो फेज होता है, इस फेज को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। मैं बार बार ये भी बोलता हूं कि आप नेगेटिव नहीं हो कि बच्चा 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 10 का हो गया, बच्चा किसी भी एज का हो गया है। ये आप याद रखिए कि जल्दी से जल्दी, आज आपने पहचाना है चाहे बच्चा 10 साल का है, आज ही शुरू कीजिए। आज आपने पहचाना बच्चा 2 साल का है, आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप ये प्रॉब्लम वाले जो आपके प्रॉब्लम वाले ये जो फैक्टर्स हैं इनको आप निकाल लोगे, उतनी जल्दी आप भी लाइफ में स्टेबल होगे, आपका बच्चा भी स्टेबल होगा। जितना आप डिले करते चले जाएंगे, जितना आप देर करेंगे, उतना आप सब लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी, हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को ट्रीट करने की कोशिश करें ताकि आपकी फैमिली में पॉजिटिविटी आए, आप दूसरी चीजों पर सोचें बजाय कि बच्चे के पीछे लगे रहने के। सो ये मेरी एडवाइस है आपको, आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को कंसल्ट करवाएं, ठीक करवाएं, थेरेपी ज्वाइन करें, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लें, किसी भी तरीके से ठीक करें, उसको ठीक कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।